गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो बच्चों यू विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन और सेलुलर रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एक तो कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंडली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बाकी लोगों को बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम अब्दा बेटा, बाकी लोगों को काइंडली बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑल्सो विल बी फाइन। जिसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिस्कस किया था।
ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेरी गुड इवनिंग। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हमने कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, हमें आज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करना है। गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन ये हमने डिस्कस किए थे। केमिकल मीडिएटर्स के बारे में डिस्कस किया था, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। सेलुलर रिस्पॉन्सेज, वेस्कुलर रिस्पॉन्सेज और सेलुलर इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में हमने एक्यूट फेज रिस्पांस के बारे में डिस्कस किया था। एक्यूट फेज रिस्पांस में ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था, ल्यूकोपीनिया के बारे में डिस्कस किया था, फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। वालेकुम अस्सलाम असमा खान। फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के बारे में। इसके अलावा ESR, वालेकुम अस्सलाम सुबह बेटा। इसके अलावा ESR रेस्ट हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस है, स्केलेटल मसल कैटाबॉलिज्म है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंसेस हैं।
आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर या तो कंप्लीट रिजॉल्व हो जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, या फाइब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। आज हमने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है कि प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू persistent injurious stimulus and is characterized by infiltration, tissue destruction and repair. Infiltration with mononuclear cells including lymphocytes, macrophages and plasma cells. And tissue destruction includes largely induced by inflammatory cells. And repair involving new vessel proliferation and fibrosis. Chronic inflammation is the process in which tissue destruction and repair process go side by side, right? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स इंक्लूड lymphocytes होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफेजेस होते हैं एंड प्लाज्मा सेल्स। And causes of chronic inflammation includes as the progression from acute inflammation if the dangerous stimulus persists। अगर किसी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं होएगी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व ना होने की वजह से जो स्टिमुलस है वो परसिस्टेंट रह रहा है, तो दैट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा आफ्टर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हुई है, persistent infection by certain microorganism, another cause है, and prolonged exposure to potentially toxic agents, and agents may be endogenous है, exogenous है, local or general condition impairing the body defense mechanism, and certain autoimmune diseases. These are different causes of acute inflammation.
टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. One is granulomatous chronic inflammation and other one is non-granulomatous inflammation. Right. Granulomatous chronic inflammation में there is a formation of granuloma and non-granulomatous chronic inflammation में ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होती. अब ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है? के फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन characterized by formation of granuloma. The granuloma is a microscopic aggregation of macrophages but are transformed into epithelium like cell surrounded by a collar of mononuclear leukocytes, principally lymphocytes and occasionally plasma cells. And granulomas nuclear collection of epithelioid macrophages surrounded by a rim of lymphocytes. Epithelioid cell-activated macrophages give epithelial cell-like appearance under the microscope. Pathogenesis of granuloma. If we talk about its pathogenesis, so firstly, when the macrophages have successfully phagocytosed the injurious agent but it survives inside them. Secondly, when an active T lymphocyte-mediated cellular immune response occurs, lymphokines produced by activated T lymphocytes inhibit migration of macrophages and causes them to aggregate in the area of injury and to form granuloma. Right. Thirdly, epithelial cell granuloma is the formation of Langerhans type giant cells that are derived from the fission of macrophages and is characterized by 10 to 50 nuclei around the periphery of the cell. Giant cell क्या है? The largely cell with more than one nucleus, 10 to 50 nuclei. They are having two types. One is Langerhans types of giant cell, mostly founded in TB and is formed by the fission of macrophages. The nuclei in this form tend to be arranged in the periphery of the blood of the cell. And foreign body type cell also formed by the fission of macrophages, but the nuclei are scattered throughout the cytoplasm like splinters and pest plants as well. And non-granulomatous inflammation includes it is characterized by accumulation of sensitized lymphocytes, plasma cells, and macrophages in the injured area. These cells are scattered throughout the tissue and do not form granuloma. Scattered tissue necrosis and fibrosis is common. There are different causes like viral infections, for example, viral hepatitis, chronic autoimmune diseases, like rheumatoid arthritis, chronic ulcerative colitis. ओके यहाँ से रिपीट कर देता हूँ बेटा. Instead of that, chronic chemical intoxication like chronic alcoholic liver diseases or pancreatitis, and allergic inflammation like atopic dermatitis, allergic nasal polyps, etc.
जर्म सेल्स वो लार्ज सेल्स होते हैं जिनके अंदर 10 to 50 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट होते हैं। हैविंग टू टाइप्स होती हैं। वन इज लिंकरहेंस टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स एंड अदर वन इज फॉरेन बॉडी टाइप सेल्स। लिंकरहेंस का मतलब ये होता है कि ये मोस्टली टीबी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जहाँ पे ग्रेनुलोमा बन रहा होता है वहाँ पे फीएन ऑफ माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो फॉरेन बॉडी होती है उसमें इम्प्लांट किया जा रहा होता है, लाइक नेजल स्प्लिंटर्स हो सकते हैं, कहीं से भी कोई इम्प्लांट डाला गया है तो वो फॉरेन टाइप बॉडी सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं। ओके, रिजल्ट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकती है? पहली चीज़ है कि कंप्लीट रिजॉल्व हो जाएगी, रेजोल्यूशन हो सकती है। इसके अलावा रीजनरेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन लीवर था, पार्शियल हेपेटेक्टोमी करवा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी या फिब्रोसिस नेक्रोसिस हो चुकी थी, दैट विल रीजनरेट एंड रिस्टिट्यूशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शंस को मेंटेन किया जा चुका है। सेकेंडली, रिपेयर और ऑर्गेनाइजेशन हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है, लाइक फिब्रोसिस हो सकती है, स्कार फॉर्मिंग हो सकती है। थर्ड वन इज इट कैन कंटिन्यू indefinitely. Some diseases process are capable of continuing indefinitely, such as rheumatoid arthritis है। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज रिलेटेड टू ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रहता है। वेल, okay, there is a difference between acute and chronic inflammation. जो acute inflammation होती है having short period of duration, like very short days, seconds, minutes, even to days. And if you talk about the chronic inflammation, its duration lasts from weeks to months, even a years, like rheumatoid arthritis and certain other chronic inflammatory diseases. If we talk about the onset of acute inflammation, then it's acute inflammation having acute onset, while chronic inflammation has an insidious onset. If we talk about the inflammatory cells, in acute inflammation, macrophages are commonly seen, and in the chronic inflammation, lymphocyte infiltration is common. Plasma cell macrophages and fibroblasts are common.
Well, we were discussing about the main difference between acute and chronic inflammation, and we were talking about inflammatory cells. Inflammatory cells are seen in the acute inflammation are macrophages, while in the chronic inflammation, these are lymphocytes, plasma cell, macrophages, as well as fibroblasts. If we talk about vascular changes, then active vasodilation and increased permeability occurs in the acute inflammation, while in the chronic inflammation there is a angiogenesis, new blood vessel formation, and granulation tissue. If we talk about the fluid exudation and edema, then in acute inflammation, edema is present, fluid exudation is there. But if we talk about the chronic inflammation, then no edema is present. And if we talk about the cardinal signs, then in acute inflammation, there is redness, heat, pain, loss of function, redness. But if we talk about chronic inflammation, then these cardinal signs are absent. And if we talk about related to fibrosis and necrosis, so ultimately in the acute inflammation, fibrosis is absent. While in the chronic inflammation, the healing process is through scar formation, through fibrosis. If we talk about the systemic manifestation in acute inflammation, fever is common, but in the chronic inflammation, low-grade fever, weight loss, and anemias are commonly seen. These are references from where I have taken the material.